इंडिया और पाकिस्तान एक यूनिक ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं। ट्रू। हम दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं जिनका न्यूक्लियर आर्सेनल बहुत बड़ा है। जरा रोशनी डालिए। और हमारा जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो इंडिया से बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्स भी अवेलेबल हैं। अबे तू कर क्या रहा है? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता नालायक आदमी। ट्रू। ठीक है। अब मैं इन टेक्टिकल न्यूक्स के ऊपर हम बात करेंगे जब एक्सरसाइज थ्रेशोल्ड पर आप आएंगी, और उस तरफ हम बात करेंगे। ठीक है ठीक है, ना? थ्रेशोल्ड पे जाने से पहले सर एक और चीज ऐड कर लें, नहीं क्योंकि नहीं, हम मैं अपनी। आपको एक बात समझाना चाह रहा जी था जी। कि देखिए, आजकल का जो मॉडर्न वॉरफेयर है ना, दो न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान एक कन्वेंशनल जंग नहीं हो सकती। मगर क्यों? जब से हमने 1998 में अपने आप को न्यूक्लियर डिक्लेयर किया है, हम्म। हम कोई 4 मर्तबा एक दूसरे के साथ लड़ाई कर चुके हैं। और चारों मर्तबा हमें यह एहसास हुआ है कि जो जंग है वो 4 से 5 दिन से आगे नहीं चलेगी। इसका मतलब यह है कि हमें कन्वेंशनल डोमेन में नहीं, बल्कि सब कन्वेंशनल डोमेन में एक दूसरे के साथ जंग करनी पड़ेगी। जिसका मतलब है कि इन 4 से 5 दिनों के अंदर हम दुश्मन के ऊपर जितना उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं हम उसको पहुंचाएं, क्योंकि जल्द अज जल्द कोई एक कंट्री जो है वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के ऊपर पहुंच जाएगी और वो न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने की धमकी दे देगी। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पहले तो ये भौका इसकी ये मानसिक स्थिति दिखाता है कि अगर हमारा अस्तित्व तुमने खत्म किया या हमने ये देखा कि हमारा अस्तित्व खत्म होने जा रहा है तो हम न्यूक्लियर नेशन हैं, हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे। अच्छा, आधी दुनिया कह रही है, साले हमसे क्या मतलब है? तो अब यहां आप इनकी मानसिकता देखिए, यानी इनकी धमकी भी इस बात से बाहर निकल कर आती है कि अगर तुमने हमारा अस्तित्व बिगाड़ा या इस दुनिया में खत्म किया तो हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। यानी तुम मानते हो कि अगर न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं हुआ तो भारत के बैकड्रॉप में भारत तुम्हारा अस्तित्व तक खत्म कर सकता है। ठीक है ना? बिल्कुल। जो अब क्योंकि हमारे कंटिगुअस बॉर्डर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, इट इज नॉट पॉसिबल कि जी के क्या कहते हैं कि कोई भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयरन डोम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इस इलाके में हो। ठीक है ना? आप बेशक S-400 ले लें या जो हमारे पास HU सिस्टम्स है, ठीक है ना, आप वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स तो हैं, लेकिन वो आपको 100% एश्योरेंस नहीं देते अगेंस्ट अ बराज ऑफ मिसाइल्स सेंट एट वन कंट्री। ट्रू। ठीक है ना? सो इसका मतलब यह हुआ कि जब आपने एक हाई इंटेंसिटी वॉर करनी है तो आपको एक ऐसी फोर्स बनानी पड़ेगी जो। देखिए, ये जब पीछे अभी क्लैशेस हुई थी वहां पर पता ये चला कि 112 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपनी पतलून उतार के वहां से भागे थे। बेसिकली क्या मतलब है बोलने का? सरेंडर करा था। अब आपको समझ में आया होगा कि जो अफगान तालिबान बड़ी सारी पतलूनें लेके घूम रहा था वो कोई चुराई हुई और इधर उधर की पतलूनें नहीं है। वो पतलूनें थी 112 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स की, जिन्होंने सरेंडर किया था पाकिस्तान को। चंद दिनों के अंदर या चंद घंटों के अंदर एक बहुत बड़ी एफर्ट को जनरेट कर सके। आउट ऑफ द 3 सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, सिर्फ ये एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है कि वो 1 घंटे के अंदर 200 सॉटीज उड़ सकती, या वो एक दिन में 500 सॉटीज उड़ सकती। ठीक है ना? और उनके थ्रू आप एनिमी को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं जो हमने अपने डिफेंसिव मोड में 6 और 7 मई को इंडिया को दिखलाया, और अपने रिस्पॉन्स में 9 और 10 मई को दिखलाया। यहाँ पर भेजा खाली है, क्या है भेजा खाली है। पाकिस्तान एयरफोर्सेस स्टार ऑफ साउथ एशिया। सर, चाइना से J-35 भी पाकिस्तान ले रहा है, स्टेल्थ फाइटर्स हैं ये, लेकिन भारत के पास अभी तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है स्टेल्थ फाइटर्स नहीं है। तो करंट सिनेरियो में, जैसे आपने कहा कि हमें एयर कैपेबिलिटीज पे काम करते रहना चाहिए क्योंकि हमारे इर्द गिर्द अगर ऐसा दुश्मन मौजूद है जो न्यूक्लियर पावर भी है तो बहुत जरूरी है। तो इस सिनेरियो में रहते हुए स्टेल्थ फाइटर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? देखिए, जो 4.5 या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उनके लिए स्टेल्थ होना बहुत जरूरी है। अगर आपने राफेल को काउंटर करना है तो आपको, राफेल इज अ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, लेकिन अगर आपने इसको काउंटर करना है और इंडिया को और थ्रेटन करना है
इस एरिया में, तो आपको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एनिमी का रेडार है उस जहाज को बहुत देर में पिक करता है, ठीक है ना, और आप अंदर घुस के एनिमी को मैक्सिमम नुकसान पहुंचा सकते हैं विद अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस, ठीक है ना। तो ये न्यूज़ है मार्केट में कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी है, और चाइना हमें बेचना भी जा रहा है F-35। लेकिन क्या अब ये डील फाइनल हो गई है या नहीं हो गई, मुझे नहीं पता। लेकिन एक सेकंड, This is not acceptable. This is not countries like Pakistan who are devastated. Loans would be enough. That is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable because loans over loans, loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. इसका मतलब है मेजर साहब अंग्रेजी में बोला, आप बता दो ना। वो रियाद में एक्चुअली क्या बोल रहा है कि भाई मुझे, तुम एक काम करो, तुम मुझे डायरेक्टली एड दो जो मुझे वापस ना करनी पड़े। अच्छा, लोन में एक प्रेशर रहता ना वापस करना है, जबकि पाकिस्तानियों की कभी गैरत नहीं जागती, कभी वापस नहीं करेंगे पैसा। सीधा सा मतलब है भीख दो, हमें भीख दो। पाकिस्तान को भीख चाहिए, पाकिस्तान को ये जो तुम बीच में लोन देते रहते हो, ना 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 ना। वाह मियां वाह, क्या जुगाड़ लगाया, तेज खोपड़ी है ये। सलमा, पाकिस्तान एयरफोर्स का सिर्फ एक कंसर्न था कि F-35 अभी तक चाइनीज एयरफोर्स में ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ। ओके, ठीक है ना। और हमें सो अगर आई एम श्योर के इस वक्त जो एक बहुत ही कैपेबल लीडरशिप एयरफोर्स को लीड कर रही है, ठीक है ना, और एयर चीफ मार्शल बाबर इस चीज की तरफ बहुत तवज्जो दे रहे होंगे कि हम एक किस तरह चाइना के साथ एक डील करें कि क्या कहते हैं कि अगर हम F-35 ले लेते हैं तो चाइना भी उसको अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करके ऑपरेशनलाइज करे। और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। कायदे आजम ने इसलिए तो इतनी बड़ी तारीख नहीं चलाई थी। दोस्तों वीडियो सुन ली होगी। अब मैं ये पूछना चाह रही थी सर कि हमने बिल्कुल ना सिर्फ अपने दिमाग लगाए बल्कि हमने दुश्मन पे अपनी बर्तरी साबित भी कर दी। और भारत का अगर आप मीडिया देखें या उनके लोगों के बयानात और बातें देखें तो ऐसा लगता है कि वो जख्मी शेर की तरह घूम रहे हैं और वो कुंडली देखते फिर रहे हैं कि दोबारा कब हमें मौका मिले, किस तरह से हम अपनी हार का बदला लेने के लिए कोई और एक्सपेरिमेंट करें। लेकिन हाइब्रिड वॉरफेयर में एयर सुपरियोरिटी की जब हम बात करते हैं, एयर डोमिनेंस की बात करते हैं, तो उसी तरह इंफॉर्मेशन सुपरियोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर डू वी स्टैंड इन दैट इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया? मैंने 1-2 वीलॉग्स पहले भी किए हैं और मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि साइबर और स्पेस वॉरफेयर में हम इंडिया से एटलीस्ट 10 से 15 साल आगे हैं। सभी मीम बना रहे हैं पाकिस्तान में। जो रेडी चला रहा है वो भी मीम बना रहा है, जो स्कूल में पढ़ रहा है वो भी मीम बना, जो इनके वजीर हैं, जो मुशीर हैं, इनके एडवाइजर जो हैं, वजीर जो मंत्री हैं, इनके कैबिनेट, वो भी मीम बना रहे हैं। जिस आदमी को इंटरनल सिक्योरिटी मुल्क की देखनी है वो भी मीम बना रहा है, जिसको डिफेंस देखना है वो भी मीम बना रहा है। काम कौन कर रहा है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, पता नहीं। ठीक है ना। तो उसके ऊपर जो है इंडियन जो वीलॉग व्यूअर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा अपने गुस्से का इजहार किया, ठीक है ना। लेकिन आई स्टिल स्टैंड ऑन माय स्टेटमेंट, ठीक है ना, कि देखिए असल में जो जंगें हैं वो जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जज्बा है, एक जज्बे वाली कौम है वो, भाई वो नहीं माने। सही पकड़े हैं। लेकिन जज्बे से पहले जो है ना, जो फौज होती है या जो एम्प्लॉयमेंट फोर्सेस होती हैं उनके अंदर अकल भी होनी चाहिए और एक स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए जंग लड़ने की, ठीक है ना। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर जज्बा हो तो जीत आपका मुकद्दर बनती है, ठीक है ना। पाकिस्तान एयरफोर्स की खास चीज क्या है कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक वाहिद फोर्स है। क्या भाव है तेरा ये कचरा? $100 पर हेड जनाब। $2000 के पैक कर दे। और हमने जब
मई 2025 में उनके साथ इंडिया के साथ जंग की, तो जो राफेल गिराना था ना, वो आखिरी अमल था। जरा रोशनी डालिएगा। भागा भागा अजरबैजान घूम रहा है, तुर्किया घूम रहा है, शिया सुन्नी भूल गया है, जाके ईरान घूम रहा है, दिखाने के लिए उसके पास आज तक कोई सैटेलाइट फोटो नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कहां कौन सी एयरबेस का भारत का नुकसान हुआ ये कुछ नहीं है। चाइना भी लगा रहा ऊपर से देखने में कुछ नजर आ जाए, कुछ नजर नहीं आया, लेकिन दिखाना था कि साहब जीत हुई है। ठीक है ना। जो क्या कहते हैं, हमने पहले उनकी साइबर स्पेस में गए, हमने उनकी सारे ग्रिड स्टेशंस को थोड़ी देर के लिए जैम कर दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि उनके कमांड सेंटर्स बंद हो गए। ठीक है ना। अगर आप बैठे हुए हो एक कमांड सेंटर में और लाइट चली जाए, ठीक है ना, अब आप सोचे कि उस कमांड सेंटर को दोबारा, आप अपने स्टूडियो को देख लें, या अगर लाइट चली जाए तो दोबारा आपको ऑपरेशनलाइज होने में 2 से 3 मिनट तो लगेंगे ना। ठीक है ना। अब यही 2 से 3 मिनट जो है ना डिसाइसिव चीज होंगी। सेकेंडली, अगर आपने जंग लड़नी है, अगर राफेल को काउंटर करना है, तो आपने जंग को उस जगह लेके जाने कि जहां राफेल का जो मोस्ट लीथल वेपन है, जो कि उसका मीटियोर मिसाइल है, आप उस मीटियोर मिसाइल से बाहर रहें। अब मीटियोर मिसाइल की रेंज है 120 टू 130 किलोमीटर। ठीक है ना। और जब तक मीटियोर हमने PL-15 नहीं लिया था, तो उस वक्त तक यानी कि इंडिया के पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी थी। लेकिन जब हमने इंडिया से अब PL-15 को ऑपरेशनलाइज किया, तो फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी हमारी तरफ आ गई, और हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ गई कि हम उसकी मीटियोर की रेंज से बाहर रहे। लेकिन जब आप कहना आसान है कि 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर के ऊपर अगर आपने जहाज को शूट डाउन करना है, तो इसका मतलब है कि आप उसको ट्रैक कर रहे होंगे 250 किलोमीटर से। जब आप 250 किलोमीटर के ऊपर अपने जहाज की रेडार पर उसको देखेंगे, ठीक है ना, तो एनिमी को भी अपने रेडार की कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने लॉन्च जोन से पहले पता चल जाएगा कि कोई जहाज हमें लॉक कर रहे हैं या हमें पेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें स्पेस को, सैटेलाइट्स को, लॉन्ग रेंज डिटेक्शन सिस्टम्स को अब इस तरह इंटीग्रेट करना था कि हमारे पायलट्स जो हैं वो क्या कहते हैं नॉलेजेबल रहें, और वो उस तरह अपनी टैक्टिक्स को डिवाइस करें कि वो बगैर अपने रेडार को ऑन किए हुए वो मिसाइल्स को फायर कर दें। देखिए, मई 2025 में मैं आपको ना एक फिगर दूंगा जिसके ऊपर हम सबको बहुत प्राउड होना चाहिए। मई 2025 तक जो लॉन्गेस्ट एयर टू एयर शॉट थी ना, वो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने की थी एट 100 किलोमीटर्स। In May 2025, Pakistan Air Force, took the longest shot from 100 kilometers to 200 kilometers. ठीक है ना। एंड आज पूरे दुनिया में एविएशन हिस्ट्री में जो लॉन्गेस्ट शॉट है, ठीक है ना, वो पाकिस्तान एयरफोर्स की इंडियन एयरफोर्स के ऊपर है। ठीक है ना। सिंस 1971 54 years have passed. ठीक है ना। एंड पाकिस्तान एयरफोर्स हैज नॉट लॉस्ट अ सिंगल एयरक्राफ्ट। तो साहब, पाकिस्तान के राष्ट्रपति असीम मुनीर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री असीम मुनीर से कहा कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ असीम मुनीर को पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर को बना दो। तो इसके बाद राष्ट्रपति ने आपस में चर्चा की, प्रधानमंत्री ने आपस में चर्चा की, उसके बाद उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने चर्चा करी, और उसके बाद वहां पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को उसको फील्ड मार्शल बना दिया गया। और फील्ड मार्शल बनाते हुए जो फोटो दी जीत की खुशी में, वो 2019 में चाइना के साथ जो इनकी एक्सरसाइज ड्रिल हुई थी उसकी फोटो लगा दी। और इतने नॉटी लोग हैं कि उन्होंने भी पकड़ लिया कि अरे भैया ये तुम्हारी ऑपरेशन की फोटो नहीं है, ये 2019 की फोटो है जो तुम आज अपने ऑपरेशन की हिंदुस्तान से भिड़ंत की कामयाबी का फोटो बनाकर एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे। ये हाल है। जाकर ईरान में कह रहा है कि भैया मैं ट्रेड पर, पानी पर, कश्मीर पे सब पर बात करने को तैयार हूं।
तो यार मोदी जी समझ गए, हम मान लिया, लो आप हाथ जोड़े हैं आपके, कितने कितने एंगल से बचाओगे उसको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आई मीन टू से आप समझ जाइए, मतलब है